Hello, my brother and sister of the nation. I welcome you all my Abu Anna YouTube channel, and today we are going to discuss very important topic. The topic is land revenue system during the role of British East India Company. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समय में हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम को किस प्रकार से अलग अलग लैंड रेवेन्यू बनाता है, तो हम लोग उसको आज डिस्कस करेगा। और उसी समय में जो हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा होता था और इंडियन इकोनॉमी सिस्टम्स को किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को डिस्कस नहीं करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत हमारा जो इकोनॉमी सिस्टम्स है, इंडियन इकोनॉमी सिस्टम दैट टाइम, उसका को हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में इंडियन इकोनॉमी सिस्टम हुआ करता था, वो मोस्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वहाँ से डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स हुआ करता था, जो एग्रीकल्चर सिस्टम जो है काफ़ी फर्टाइल एग्रीकल्चर सिस्टम्स हुआ करता था। फर्टाइल का मतलब है हमारा सोइल काफ़ी फर्टाइल होता है। जब सोइल फर्टाइल होता है तो आप कोई भी एग्रीकल्चर जो है अच्छा से ग्रोथ होता है। तो उस समय में इंडियन का जो एग्रीकल्चर सिस्टम जो है सेल्फ सफिशेंट और सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी हुआ करता था। जो एग्रीकल्चर सिस्टम जो सेल्फ सस्टेन एग्रीकल्चर हुआ करता था। जब ब्रिटिश जब इंटर होता है, जब ब्रिटिश रोल इन दिस कंट्री, जितने भी इकोनॉमी सिस्टम से ब्रिटिश का द्वारा काफ़ी उसको वी कैन से रॉइन किया है, उसको स्पॉइल किया गया है, एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। कैसे करता है, क्या करता है, हम लोग आज का क्लास में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इंडिया का इकोनॉमी एग्रीकल्चर सिस्टम है जो काफ़ी लैंड फर्टाइल होता है। और वो लैंड फर्टाइल होने का रीज़न भी ये है कि हमारा यहाँ पे बहुत सारा रिवर्स है, बहुत सारा रिवर्स है, नदियाँ हैं। वो नदी का कारण से बहुत हमारा जो नदी का किनार किनार में जो लैंड होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। जैसे लैंड होता है इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भी बहुत सारा छोटा छोटा रिवर है जो हमारा जो सोइल को फर्टाइल करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर में ज़्यादातर डिपेंड था। और एग्रीकल्चर सिस्टम जो काफ़ी प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर सिस्टम्स हुआ करता था। तो उस समय में वी कैन से कि आपको जानकारी होगा, इंडिया का जो इकोनॉमी, इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंड को लेके लोग कहते थे कि इंडिया इंडिया का जो लैंड इज़ द लैंड ऑफ स्पैरो ऑफ गोल्ड। इंडिया इस सोना का चिड़िया है, कहा जाता है लैंड ऑफ स्पैरो। तो उस प्रकार से कहा जाता था कि इंडिया जो सोना का चिड़िया है। तो इस प्रकार से इंडिया का जो इकोनॉमी सिस्टम्स और इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम जो काफ़ी ठीक ठाक होता है, और वहाँ से बहुत सारा टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन भी करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स। और जब ब्रिटिश आता है, जो पूरा इकोनॉमी सिस्टम और इकोनॉमी रेवेन्यू टैक्स को अलग अलग प्रकार से उन्होंने चेंज किया। और उसका कारण से उन्होंने बहुत सारा एग्रीकल्चर को वो जो है एग्रीकल्चर सिस्टम्स को अलग अलग रोल बना के उन्होंने वो लोग ने क्या किया है, एक्सप्लॉइट करता है। तो जैसे कि एग्रीकल्चर सिस्टम्स में वो जो अपना जो कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर बनाता है। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बनाता है। क्यों, कैसे बनाता है, पहले हमारा इंडिया जो फूड क्रॉप में ज़्यादातर फोकस करता था और फूड क्रॉप पे प्रैक्टिस करता था, फूड क्रॉप में फोकस करता था। और जब आपका ब्रिटिश का समय में वो लोग जो है कि कैश क्रॉप के लिए वो लोग फोकस करा देता था। कैश क्रॉप के लिए ज़बरदस्ती फोर्सफुली कैश क्रॉप किया जाने देता था। क्योंकि फूड क्रॉप में आपका पहले राइस उगाता था, चावल, गेहूँ, आटा, ये सब उगाता था। तो आफ्टर द इंटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा आपको फूड क्रॉप नहीं करना है, यू हैव टू फोकस कैश क्रॉप। केस क्रॉप में क्या होता है, तंबाकू होता है, उसके बाद में आपको टी होता है, उसके बाद में इंडिगो होता है, ओपियम होता है। ओपियम इट इज़ काइंड ऑफ ड्रग्स होता है। तो उस प्रकार का जो केस क्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। जब केस क्रॉप में कन्वर्ट करता है, केस क्रॉप में कन्वर्ट करता है, तो क्या होता है, हमारा लोगों का ऊपर जो इंडियन लोग क्या होता है, पॉवर्टी होगा, फेमाइन होगा। जो इंडिया का लोग उसी समय में
बुका हुआ करता था, बुका नांगा हुआ करता था। तो इस प्रकार से आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा कम्प्लीटली हमारा इकोनॉमी सिस्टम्स को चेंज करता है, और वो चेंज करने का बाद इंडिया का लोग भूखा नंगा रह जाता है, और जितना भी इंडिया का जो वेल्थ को ड्रेन किया जाता है, द वेल्थ ऑफ ड्रेन, जो इंडिया का इकोनॉमी को वो लोग जो पेरिस करके अपना इंडिया इकोनॉमी को ले जाके कहाँ वो लोग वेल्थ करता है, कहाँ पे, यूरोप में। यूरोप में इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल्स है, इंडिया का जो भी चीज़ को आपका यूरोप में जाके और यूरोप में फिनिश गुड बना के फिर उस फिनिश गुड को इंडिया में आपको इंपोर्ट करता है, और इंडिया में लोग उसको खरीद के वो अपना इकोनॉमी को काफ़ी ज़ोरदार से बढ़ा रहा था ब्रिटिश का द्वारा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो जब रूल कर रहा था, तो आपका जानकारी होगा फेमाइन भी होता है 1764 से लेके टिल 1944 तक रहता है इंडिया में इकोनॉमी का जो जो फूड क्राइसिस जो रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इंडिया का जो इकोनॉमी सिस्टम्स, जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स को कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट किया गया है। तो एक्सप्लॉइट जो क्या क्या करता है, कैसे करता है, क्या क्या वो सिस्टम बनाता है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो क्या बनाता है, रायतवारी सिस्टम बनाता है, इज्जतदारी सिस्टम बनाता है, जमींदारी सिस्टम्स, महलवारी सिस्टम बनाता है। और ये सिस्टम्स जो क्या होता है, कैसे होता है, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इज्जतदारी सिस्टम, इज्जतदारी सिस्टम्स क्या होता है, हम लोग उसको आज का क्लास में समझते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली इज्जतदारी सिस्टम। जो इज्जतदारी सिस्टम्स है, ये जो सिस्टम्स भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही हुआ करता था। लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का एक सिस्टम था। ये सिस्टम जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग होता है, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इनका द्वारा से ये जो इज्जतदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है। तो इन्होंने क्या किया है, एक लैंड को, लैंड रेवेन्यू को कलेक्शन करने के लिए इन्होंने एक कलेक्टर का पोस्ट अपॉइंटमेंट किया। और ये कलेक्टर जो जाके जो भी जो लैंड का जो रेवेन्यू है, लैंड का टैक्स है, उनको कलेक्ट किया जाता था। तो ये इज्जतदारी सिस्टम्स इस यूज बाय मुग़ल एम्पायर। मुग़ल का समय में भी ये जो इज्जतदारी सिस्टम यूज़ किया जाता था, और ये इज्जतदारी सिस्टम का चलते मुग़ल एम्पायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर इसमें लेटर ऑन इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है, काफ़ी दिक्कत आ गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो आपका इज्जतदारी सिस्टम को अभी हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। ये इज्जतदारी सिस्टम को लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का द्वारा उनको इम्प्लीमेंटेशन करता है, इंट्रोड्यूस करता है। और ये एक प्रकार का लैंड को कलेक्शंस करने के लिए है। और ये जो लैंड को कलेक्शंस, लैंड का जो रेवेन्यू को कैसे कलेक्शन करता है, उन्होंने ये बोला कि आपको अगर लैंड का जो जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए है, जो आपको हम एक सिस्टम बनाता है, उसको कहते हैं ऑक्शनिंग, ऑक्शन सिस्टम, या उनको ही हम लोग कहते हैं बिदर सिस्टम, और उसको ही हम लोग कहते हैं कंट्रैक्ट सिस्टम, कंट्रैक्ट, या उसको ही हम लोग टेंडरिंग भी कहते हैं, ठीक है, टेंडरिंग सिस्टम। जो टेंडरिंग और ये कंट्रैक्ट सिस्टम हुआ करता था, ये सिस्टम जो कैसे वर्क करता है, आपको हम थोड़ा बहुत डिटेल्स में चार्ट फ्लोर में समझाने की कोशिश करेगा। ये इसका कहना मतलब ये है कि ये इज्जतदारी का जो एग्जैक्टली जो मीनिंग हुआ करता है, जो हाईएस्ट बीडर कोई भी लैंड को अगर कोई भी बीट करेगा, कोई भी 5 ईयर्स के लिए बीट करेगा, वो इंसान जो इट विल अलाउ टू द दोज हु आर हाईएस्ट बीडर, इट विल बी अलाउ टू द पीस ऑफ लैंड। जो लैंड का पीस को जिन्होंने ज़्यादा बीट किया है, उनको ही लैंड को अलाउ किया जाएगा 5 ईयर्स के लिए। तो ये कैसे होता है, जो फॉर एग्जांपल आपको ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये कलेक्टर जो रेवेन्यू कलेक्टर किसने बनाया है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया है। ये जो कलेक्टर जो है एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है, और ये लैंड कलेक्टर का द्वारा जो सिस्टम में बीट करने के लिए एक रूल करता है। तो वो बीट कैसे होता है, ये जो लैंड का पीस है, ठीक है, ये जो लैंड का पीस है, उसी लैंड पीस को कहा जाता है
कि कोई भी आके उसको बीट कर सकता है और उसको बोली लगा सकता है। अगर कोई भी सबसे ज़्यादा बोली और सबसे ज़्यादा बीट करेगा, वो इंसान जो है आपका ये लैंड का पीस को 5 ईयर्स तक बैठेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो 5% द 5% विल बीट, ओके 5% विल बीट। तो 5% में जैसे ए जो एक पर्सन है, और बी उसका सी डी ई, ये जो 5% जो आप ये लेन का पीस को बीट करेगा और सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बीट करेगा वो जीतेगा, वो इस लेन को अलाउ किया जाएगा। जैसे कि ए को बीट करने के लिए बोला, ए जो कहा कि मैं ये लेन पीस को 1000 रुपीज़ देगा, और इन्होंने बी ने कहा मैं 2000 रुपीज़ देगा, ठीक है। सी ने बोला मैं 3000 रुपीज़ देगा, और डी ने कहा कि मैं 4000 रुपीज़ दूंगा, और ई ने कहा मैं इसको 50,000 रुपीज़ देगा, ठीक है 50,000 रुपीज़ देगा। तो सबसे ज़्यादा जो बीट किया वो मिल जाएगा ये लैंड का पीस को, जैसे कि ई जो मिल जाएगा बीट में। और ये बीडिंग सिस्टम आपको अगर प्रैक्टिकली आप अगर नहीं देखता है तो आपको दरकन मूवी को देखिएगा। दरकन मूवी में आपका ये जो है अक्षय कुमार का घर को जो बीट करता है, उसमें आपका सोनल शेट्टी जो हाईएस्ट बीट करता है, और सोनल शेट्टी ले लेता है आपका अक्षय कुमार का घर को, ठीक है। ये दरकन मूवी में है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत पिक्चर मेमोराइज करने के लिए मैंने डाल दिया है। जो ये जो बीदर सिस्टम्स होता है, तो उसमें क्या हो गया, आपका जो ई जो सबसे हाईएस्ट बीट किया है, ही इज़ द हाईएस्ट बीदर ऑफ दिस लैंड, एंड ई विल बी द ई को द अलाउ किया जाएगा, ये लेन को अलाउ किया जाएगा। और ये लेन को अलाउ करने का बाद ये ई का द्वारा ये आपका डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू कलेक्टर को हर 5 ईयर्स तक आपको कलेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। और ये ई जो क्या होता है, ये जो ई पर्सनस हैं, ये जाके यहाँ का जो जहाँ जितना भी फार्मर्स है, जो पीजन्स है, उनको क्या करता है, लैंड कलेक्शन करेगा। उसका बाद उसको क्या करेगा, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। और रेवेन्यू और में कलेक्शन जो 2 प्रकार से कलेक्शन किया जाएगा, जैसे एक जो है रेन होगा, एक जो है रेवेन्यू होगा। ये रेवेन्यू और रेन जो है अलग है। रेन में आपको हर जो खेती कर रहा है 1 साल के लिए, वो ज़मीन का जो पैसा लिया जाएगा रेन में। उसका बाद रेवेन्यू में है कि उसमें जितना प्रोडक्शंस होता है लेन में, आपका जितना भी जो भी वहाँ में गेहूँ उगाता है, जितना भी वहाँ में आपका चावल दान उगाता है, उसका अकॉर्डिंगली वो लोग चार्ज करेगा। तो कौन चार्ज करेगा, ये ई जो चार्ज करेगा। ई चार्ज करके आपको ये जो सोनल शेट्टी चार्ज करके आपको ये कलेक्टर्स को देगा। तो इस प्रकार से जो बीडिंग सिस्टम बना दिया जाता है आपका लॉर्ड वारन हेस्टिंग का द्वारा। उसका बाद में 5 ईयर्स तक बनाता है, तो 5 ईयर्स तक बनाता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं 5 साला बंदोबस्त। 5 साला बंदोबस्त का मतलब है कि अगर जो भी लैंड का पीस को 5 ईयर्स के लिए हम लोग अलाउ किया जाएगा, इसलिए ये 5 साला बंदोबस्त सिस्टम जो क्रिएशंस करता है। उसका बाद ये कह देता है कि आफ्टर द 5 ईयर्स, जो 5 ईयर्स होने के बाद, आफ्टर द 5 ईयर्स रीबीडिंग और रीटेंडरिंग होगा वो लैंड का पीस को लेके, और लैंड को फिर से 5 ईयर्स का बाद बिडिंग करा देगा, फिर से उसको कंट्रैक्ट बेसिस में देगा। और उसको ही हम लोग कहते हैं कि टेंडरिंग सिस्टम या कंट्रैक्ट सिस्टम्स कहा जाता है। तो ये 5 ईयर्स का बाद फिर से रिपीट से बीट होगा। उसका बाद ये सिस्टम को आते आते बाय 1777 में आपको उसको लॉर्ड वारन हेस्टिंग का द्वारा उसको 1 ईयर सेटलमेंट किया जाता है। 1 ईयर सेटलमेंट को हम लोग कहते हैं सालाना बंदोबस्त। जो सालाना बंदोबस्त होता है 1 ईयर्स, क्योंकि पहले 5 ईयर्स हुआ करता था, और 5 ईयर्स के बाद फिर रीबीडिंग किया जाता है। फिर रीबीडिंग होने के बाद उसको रिड्यूस करके 1 ईयर्स तक दिया जाता है। तो इसका मानना है कि 5 ईयर्स बहुत टाइम हो जाता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशंस हो जाता है, इसलिए हम उसको 1 ईयर्स में अगर हम उसको बीत करने देगा तो हमको डेली पैसा देते रहेगा। तो इस प्रकार से इनका जो सिस्टम क्रिएट्स होता है।
और वो सिस्टम में आपका जो ई पर्सन है, ये जो सुनील शेट्टी है, ये इज़ द इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट पर्सनस होता है। और ये इंटरमीडिएट जो क्या करेगा, ये जो जाके आपका ये जो फार्मर लोग से, जो पीजन लोग से पैसा को कलेक्शन करेगा, उसका बाद ये पैसा जो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से और इस तरह से इकोनॉमी सिस्टम को वो लोगों का द्वारा काफ़ी एक सिस्टम बना के काफ़ी वो लोग प्रॉफिट कमाता है। और ये जो पर्सनस होता है, इन पर्सन को जो मेडिट्रिएट पर्सन है, मीडिएट पर्सन है, मेडिटरी पर्सन, इंटरमीडिएट पर्सनस को ही हम लोग कहते हैं नॉन एग्रीग्रेन। नॉन एग्रीग्रेन का मतलब ये है कि ये जो इंसान है वो ना लैंड का बारे में जानता है, ना वो लैंड का जो जितना भी जो कितना रेन होगा, कितना उसको पानी चाहिए, और वो लैंड एरिया जो फर्टाइल है कि नहीं, वहाँ से कितना जो प्रोडक्शन होगा उसको मालूम नहीं होते हुए ये दमादम आपको टैक्स कलेक्शन करेगा, टैक्स कलेक्शन करके आपको पैसा कमा के इस इंडिया कंपनी को देते रहेगा। और एक फैक्ट बताता हूँ मैं, जो ये टेंडरिंग होता था, ये जो टेंडरिंग होता था, ये जो है, ये टेंडरिंग जो है इनसाइड ट्रेडिंग हुआ करता था। इनसाइड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है जो अंदर से ट्रेड किया जाता था। जैसे कि ये जो लैंड एरिया है, ये जो लैंड एरिया को जो आपको बोली बीडिंग कराने वाला जो कलेक्टर होगा, ये कलेक्टर को बनाने वाला आपका ये जो हास्टिंग है, जो कलेक्टर ने कहा कि आप लोग आइएगा, आज बीट करना है। तो इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी ये जो कलेक्टर जो जाके ई को कह दिया, ये इंसान को कह दिया है कि आप जो है कि ज़्यादा बीट करो, आप मेरा तरफ से बीट करना है। कि ये जो ऑलरेडी आपको ये ई पर्सन को ऑलरेडी पैसा वैसा भी दे के रखता है, जो पैसा वैसा दे के रखता है, इन्होंने क्या बोला कि आप ज़्यादा बीट करना है, बाकी ए बी सी डी जो काम नहीं है, अगर वो लोग थोड़ा थोड़ा बीट करेगा, आपको ज़्यादा बीट करना है। इसलिए ये इंसान को ऑलरेडी प्रिपेयर करा देता है, इसलिए ये 50,000 जो बीट करता है। और बीट करने का बाद ये इंसान जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिश का ही जो लोग हुआ करता था। अगर वो इंडियन भी होता तो क्या होता है, इंडियन होने से भी वो जो है ब्रिटिश का साथ में उनका रिलेशंस काफ़ी अच्छा हो, या वो ब्रिटिश का कंट्रोल में हो और ब्रिटिश का जो बात को मानता हो, ऐसा इंसान को आपको हाईएस्ट बीडिंग करा देता है। और ये हाईएस्ट बीडिंग करने का बाद ये जो इंटरमीडिएट पर्सन है, ये हमारा पीजन को, हमारा किसान को, हमारा फार्मर को, इनका द्वारा काफ़ी वीकेंड से टॉर्चर करता है। और उनका जितना भी जो हमारा जो फार्मर का कमर को तोड़ देता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये लोग जो है आपका पहले आपका हमारा फार्मर का बैकबोन को तोड़ता है, फार्मर का कमर को तोड़ता है। तो धीरे धीरे हमारा जो इंडियन का इकोनॉमी और इंडियन का फूड जो है क्राइसिस हो जाता है। तो उसी का कारण से बहुत सारा थ्योरी निकल जाता है, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, तो हम लोग नेक्स्ट आने वाला लेक्चर में डिस्कस करेगा, किसका द्वारा से ये लिखा गया है, किसका द्वारा से ये जो है इंट्रोडक्शंस किया गया है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आपका रायतवारी, जमींदारी और माहलवारी सिस्टम को भी डिस्कस करेगा। तो आज का लेक्चर को हम लोग यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप मेरा लेक्चर्स का जो यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लिक द बेल आइकन, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड ए न्यू वीडियोस, और हम लोग एक दूसरा को कनेक्ट रह सकेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग me and my YouTube channel, and thank you so much and study well.